नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट जिंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं कविता जी की कहानी मेरी नाप के कपड़े। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं मेरी नाप के कपड़े। दुकानदार ने मेरी तरफ रसीद बढ़ाया। कुछ और मैडम? नहीं, मुस्कुराते हुए मैं भुगतान करती हूँ और दुकान से निकल पड़ती हूँ। किसी आवेग और जुनून के तहत मैंने खरीदारी तो कर ली, पर मेरी उलझनें अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब उसे कैसे बताऊंगी? क्या कहूंगी? क्या होगा मेरे पास उसके सवालों का जवाब? मैं रोक क्यों नहीं पाती हूँ खुद को? पैसे पैसे इकट्ठा कर चंद रुपये जोड़ना और फिर उससे खरीदारी करने की हवस कब खत्म होगी? मुझे इन चीज़ों की कोई खास ज़रूरत भी तो नहीं थी। इसी तरह की पिछली कई घटनाएं एक ही साथ मेरी आंखों के आगे नाच उठती हैं। यही तो कहता है वह भी, तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे, पहनने के लिए कपड़ों की कमी हो गई थी, मुझे भी साथ ले चलती। ये क्या कि खुद ही गए और उठा लाए। मुझे देखो, मैंने कितने दिनों से कोई नया कपड़ा नहीं लिया। मेरा तो मन भी नहीं होता। पैसे पहले ज़रूरी कामों पर खर्च हों, फिर कपड़े लत्ते। पहनने लायक कपड़े होने पर भी कपड़े खरीदना अय्याशी है, और मुझे अय्याशी का शौक नहीं। सच पूछो तो शौक की बात तो दूर, अय्याशी की हमारी हैसियत ही नहीं। इतनी छोटी आमदनी में हम आराम से खा पी और जी ले रहे हैं, यही क्या कम है? छोटी छोटी इच्छाओं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी बहस, तू मैं। मेरा मन खट्टा हो जाता है। कौन सा मैं 1000 लाख के सामान खरीद लाती हूँ? कौन सा इसके लिए तुमसे पैसे मांगती हूँ? खर्च के नाम जो पैसे तुम गिन कर देते हो, उनमें से जैसे तैसे बचाती हूँ। बल्कि जो थोड़ा बहुत कमाती हूँ वह भी बिना हील हुज्जत तुम्हें ही तो थमा देती हूँ। फिर भी इतनी फजीहत, घर न हुआ कोर्ट कचहरी हो गई। इतने सवाल जवाब, इतनी बहसें, 2-4 रुपये भी मैं खुद खर्च नहीं कर सकती क्या? हाँ ठीक है, तुम अपनी कमाई मेरे हाथों में दे देती हो, लेकिन घर कैसे चलता है, ज़रूरत बेज़रूरत रुपयों का इंतजाम कहाँ से होता है, इसकी जिम्मेदारियों से भी तो मैंने तुम्हें मुक्त कर रखा है ना। मैंने ऐसा भी कब कहा कि तुम अपनी बचत के पैसे मुझे दे दो? लेकिन 100-200 हुए नहीं कि उठा लाओगी कुछ। फिर यह बचत कैसी? ज़रूरत के खर्चे के लिए कब मना किया है मैंने? मैं तो इतना ही चाहता हूँ ना कि तुम्हारे हाथ में जो 2 पैसे हैं बचे रहें, लेकिन नहीं। और फिर मेरे साथ चलकर एक खरीदारी करने में कौन सी आफत आ पड़ती है, मुझे आज तक नहीं मालूम। आखिर तुम्हें समझ ही कितनी है लड़कियों के कपड़ों की? कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं, कौन सा स्टाइल चल रहा है, कुछ मालूम भी है तुम्हें? तुम कुछ भी उठा लाओ और मैं उसे पहनने को मजबूर हूँ। अगर साथ ही हम जाएं तो पसंद तो तुम्हारी ही चलेगी ना। और फिर ना मानूं तो मुंह भी फुला लोगे। तिस पर तुम्हें आहत करने का अपराध बोध अलग। मेरी समझ में हर किसी को अपने मन का पहनने ओढ़ने की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। किसी की पसंद को ढोना भी तो गुलामी है। गुलामी ही नहीं चाहिए तो थी। तो इसके साथ हूँ एक दूसरे की आज़ादी और जीने की ढब को तरजीह देते हुए, वरना विवाह में ही क्या बुराई थी? जब रिश्ता तानाशाही का ही रूप ले ले तो कैसा जीवन? वैसे भी पिछले 3 वर्षों में तुमने अपनी इच्छा से मुझे कितने कपड़े ला कर दिए हैं? शायद 2-3 भी नहीं। तुम्हारे भरोसे रहती तो नंगी बुच्ची ही बैठी रहती। यह काम धाम, बाहर भीतर जाना सब कब का मुश्किल हो गया होता। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कर तुम्हें सस्ते में ही निपटा देती हूँ। छोटे छोटे हाट बाजार घूमकर ऐसे कपड़े ढूंढ लाती हूँ जिसके सही दाम का अंदाज लगाना मुश्किल हो। पुरानी साड़ियों कपड़ों का भी दिमाग लगाकर एक नया नक्श दे देती हूँ कि वह स्टाइलिश हो उठे। पर तुम्हें तो इसमें भी मेरी खामियां ही दिखती हैं। बस यही कहोगे कपड़े तुम्हारी कमजोरी है। हाँ, कपड़े तुम्हारी कमजोरी ही है। क्यों, यह तुम जानो। कभी सब्र से रहकर तो देखती, खुद नहीं लाती। देखती मैं तुम्हारे लिए कपड़े कैसे नहीं लाता। जब तुम खुद ले ही आती हो तो मैं क्यों परेशान हूँ? और फिर तुम सस्ते कपड़े खरीदती हो, यह तुम्हारा भ्रम है। कभी किसी की सिलाई ठीक नहीं होती तो किसी के रंग उतर जाते हैं। बिना आल्टर कराए या डाई किए तुम्हारे कपड़े ठीक हुए हैं आज तक? 9 की लकड़ी और 90 खर्च। कपड़ों का रंग उतरता देखकर भी तो तुम खुश ही होते हो। हद तो तब हो जाती है जब कोई कपड़ा कभी इस्त्री करते वक्त धोखे में भी जल जाए। तुम यही कहोगे अच्छा हुआ। अपने मन का करोगी तो ऐसा ही होगा। तुम क्या जानो तब मेरा कलेजा कितना जलता है।
रही सब्र की बात तो वही तो आज तक करती रही हूँ। पूरे 1 साल में घर से लाए वही 2-3 कपड़े पहनती रही। उनके घिस जाने और पुराने डिजाइन के होने के बावजूद भी मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, कोई शिकायत नहीं की। जानती थी तुम भी मजबूर हो, मगर आज जब 2 पैसे जमा कर कुछ खरीद लेती हूँ तो सब्रहीन हो गई। सब्र ही तो करती रही हूँ आज तक, और कितना करूँ। मेरे आगे मेरा अतीत उभर उठता है। दृश्य 1। पापा जिंदा थे तब परिवार बड़ा होने के बावजूद हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। छोटी बेटी थी मैं। माँ मेरी सहेलियों के जिस तरह के फ्रॉक देखती या फिर दुकानों पर टंगा जो भी कपड़ा जच जाता, वे जी तोड़ मेहनत कर ठीक वैसा ही मेरे लिए सिल देती थी। दृश्य 2। पापा गुजर चुके हैं, बड़ी दीदी की नई नई शादी हुई है, उनके ससुराल के कई लोग आए हैं। आज फिल्म जाने का प्लान है। मैं खुश हूँ, अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। उनकी ननद कहती हैं, यही कपड़े पहन कर चलोगी? अच्छे नहीं हैं, दूसरा पहन लो। मैं सोचती हूँ दूसरी फ्रॉक मेरे पास है कहाँ, पर प्रकट में कहती हूँ मैं फिल्म नहीं जा रही, मुझे तो पास में ही एक सहेली के घर किताब लेने जाना है। तीसरा दृश्य। मैं बड़ी हो रही हूँ, शायद यह बात इंटरमीडिएट की है। कॉलेज का सालाना जलसा है। हम कुछ पक्की सहेलियां इकट्ठी हैं, बातचीत हो रही है कि फंक्शन के दिन क्या पहना जाए। मेरा उत्साह ठंडा पड़ रहा है। मैं बिल्कुल चुप्पी साध लेती हूँ। मेरे पास तो बस 2 सलवार कमीजें हैं, एक ज़्यादा पुरानी और दूसरी उनके बनिस्बत कुछ ठीक। मैं भला तीसरा क्या पहन सकती हूँ। चौथा दृश्य सबसे विदारक है। मेरी दोनों पक्की सहेलियां मुझे जबरन सिनेमा ले गई हैं। हम लोग खुशी खुशी फिल्म देखते हैं। फिल्म के दृश्य याद कर हम रिक्शे पर भी हंसते हंसते बेहाल हैं। अचानक मुझे झटका लगता है। मेरा पूरा दुपट्टा बुरी तरह रिक्शे के पहिए में उलझकर फट चुका है। मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही हूँ। चुप कराने पर भी चुप नहीं हो रही। हाय, मेरा नया दुपट्टा अभी अभी तो माँ ने लेकर दिया था। इतनी जल्दी वे दूसरा कैसे ला कर देंगी? अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? मेरे सब्र का बांध टूट गया है। सहेलियां खुद को बिना किसी अपराध के भी अपराधी मान रही हैं। तभी झटके के साथ बस रुकती है और मैं वर्तमान में आ गिरती हूँ। बस 2 स्टॉप और फिर घर। झटके से मेरे सिर में चोट लग जाती है, लेकिन मैं कपड़े का थैला हाथ से नहीं छोड़ती। कितनी जोर से भींच रखा है मैंने इसे। इसीलिए तो रवि कहता है तुम्हारी 3 कमजोरियां हैं, किताब, कलम और कपड़े। यानी क से कल्पना, क से किताब, क से कलम और क से कपड़े। मेरे नाम में तो कहीं क है नहीं, इसीलिए तुम मुझसे इन सब चीज़ों से कम प्यार करती हो। रवि का नाम याद आते ही मेरी आशंका मुझे पुनः सताने लगती है। अब 2 ही स्टॉप तो बचे हैं। मुझे इतनी ही देर में अपने बचाव का कोई पुख्ता तरीका या बहाना ढूंढ निकालना होगा। मन फिर भटक रहा है। क्या हमारी हर गांठ का गिरा हमारे अतीत से जुड़ा होता है? अपने विचारों में उलझी अब मैं अपने घर में दाखिल हूँ। रवि के आने में बस आधा घंटा ही शेष है। मैं इसी तरह के कई वाकयों और उनके दुष्परिणामों को याद करके सिहर उठती हूँ। नहीं, मुझे इसका कोई न कोई उपाय करना ही होगा। मैं कपड़े के थैले को किताबों के पीछे छिपाकर रसोई में चली जाती हूँ। रवि को हलवा, वह भी मूंग की दाल का, बहुत पसंद है। मैं बनाना शुरू करती हूँ। कहना तो है ही, कब और कैसे, अब उलझन यही है। माकूल समय और परिस्थितियां शायद प्रतिक्रियात्मक भावों को कम कर दें। नहीं, रात से पहले कुछ भी नहीं बताना। अभी अगर हल्ला हंगामा हुआ तो आसपास वाले सभी जान जाएंगे। सबके मकान तो एक दूसरे से सटे ही हैं। रात में मैं उसे जरूर मना लूंगी। रवि आ गया है, मैं पानी लेकर आती हूँ। यह क्या, वह किताब वाली अलमारी ही खंगाल रहा है। क्या चाहिए? मैं देती हूँ। दुष्यंत की साये में धूप, शेखर आ रहा है, उसे ही चाहिए। मैं देख देती हूँ। तभी कपड़ों का वह थैला धम से हमारे बीच आ गिरता है। रवि उसे भर आंख देखकर कुटिलता से मुस्कुराता है। ओह, तो इसीलिए रोका जा रहा था मुझे। मैं भी सोच रहा था कि आप इतने दिनों से चैन से कैसे हैं। इसके लिए तो पैसे आ ही गए। कल मैंने दूध वाले को देने के लिए पूछा तो कह दिया पैसे नहीं हैं। मेरे पास सचमुच पैसे नहीं थे। मैं तो सीमा के साथ बाजार चली गई थी, वह कई दिनों से कह रही थी। फिलहाल पैसे उसी ने दिए हैं, बाद में दे दूंगी उसे। ओ, तो कपड़े का नशा आपको आज यहाँ तक ले आया। अब उधार लेकर भी कपड़े खरीदे जाएंगे। आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या थी? नंगी घूम रही थी आप। यहाँ पैसे नहीं हैं, इसलिए दवाएं नहीं ला रहा मैं। और आप हैं कि मेरी सोच के विपरीत वह अपना सिर दीवार पर पटके जा रहा है।
गुस्सा उतारने का यह नया तरीका था। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा झूठ आज महंगा पड़ा, पर तीर कमान से निकल चुका था। अब करूं ही तो क्या। मैं बहुत मुश्किल से उसे संभालती हूँ और हर बार की तरह फिर कहती हूँ, अब कभी कपड़े नहीं खरीदूंगी। यह बिछावन पर पड़ा सिसक रहा था। कुछ देर और उसे मनाती हूँ, वह नहीं मानता। फिर गुस्से का ज्वार उभरता है। मैं कमरे में बंद हूँ, सोचती हूँ, ऐसा भी कौन सा पाप कर दिया। 2 कपड़े ही तो खरीद लाई हूँ, कौन सी आफत आ गई। गुस्सा तो है कि कल मैंने पैसे नहीं दिए। क्यों दूँ, जोड़ जाड़ कर इकट्ठा करूँ और मांगे तो दे दूँ, फिर लौटाने का नाम नहीं। बचता नहीं तो क्या करूँ। पुरुष कोई भी हो, स्वामित्व और अधिकार जताएगा ही। मैं किसी की कोई दासी नहीं, न ही मजबूर हूँ किसी की हर बात मानने को। मैं तुम्हारी ब्याहता भी नहीं हूँ। हमारा रिश्ता तो आपसी समझ और तालमेल पर आधारित है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक साथ रह सके तो अच्छा है, वरना मैं अपनी राह और तुम अपनी राह। दरवाजे पर लगातार उसकी दस्तक सुनते हुए भी गुस्से में मैं कब सो गई पता नहीं। नींद टूटती है तो आवाज़ उसकी नहीं, पर इतनी पहचानी हुई आवाज़ किसकी है। और पुकारने वाला मुझे मेरे घर के नाम से पुकार रहा है। मैं झट से दरवाज़ा खोलती हूँ। छोटे भैया, आप? हाँ, तुम्हें लेने आया हूँ। लेने क्यों? मैं अभी भी थोड़ी तल्ख हूँ। होली है ना। छोटे भैया कमरे में दाखिल हो चुके हैं। होलियाँ तो बीच में कई आई, पर पहले तो आप नहीं आए कभी। अब की सब इकट्ठे हो रहे हैं, तीनों दीदियाँ, जीजाजी, भैया, भाभी, सब। कब की टिकट है? बिना किसी ना नुकुर के अगर मैं तैयार हो जाती हूँ तो बस रवि को जलाने के लिए। आज ही रात 10:30 बजे। मैं चुपचाप अपने सारे कपड़े समेट रही हूँ। सारे कपड़े क्यों ले जा रही हो? कितने दिन रुकना है? रवि की बात पर मैं कुछ नहीं कहती, मन ही मन सोचती हूँ, इतने कपड़े ले जाने का तो सिर्फ इतना मतलब है कि सब देखें कि अब मैं अपने पैरों पर हूँ। अब मुझे कोई अभाव नहीं, पर रवि भी डर रहा है तो यह और भी अच्छी बात है। मैं पैकिंग कर रही हूँ। रवि रात का खाना बना रहे हैं। भैया शायद बाथरूम में है। कल्पना, इतने दिनों बाद अचानक तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी याद कैसे आ गई? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी मानो तो मत जाओ, रवि ने कहा। मैं फिर भी चुप हूँ। देखो, जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, जल्दी आ जाना। अलमारी में कुछ रुपए हैं, रख लेना, शायद काम आए। मैंने गुस्से में तुम्हें जो कुछ कहा है उसके लिए माफ़ कर देना। मैं अब भी चुप हूँ। कल्पना, अगर तुम नाराज होकर गई तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी तरह नहीं रहो, अच्छे कपड़े नहीं पहनो, पर एक तो पैसों की तंगी, दूसरे तुम्हारा खुद ले आना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, मेरी पसंद का खरीदो। मैं लगातार चुप हूँ। भैया स्कूटर रिक्शा लाने गए हैं। रवि बच्चों की तरह रो उठता है। कल्पना, प्लीज़ जल्दी आना, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे कपड़े खरीद दूंगा, इतना कि तुम्हारा जुनून उतर जाए। बस कुछ दिन और सब्र कर लो। मैं बिना कुछ बोले ऑटो में बैठ चुकी हूँ, पर ना जाने क्यों लगता है जैसे रवि को आखिरी बार देख रही हूँ। मैं चिल्लाना चाहती हूँ, रवि मुझे रोक लो। मैं नहीं जाना चाहती, पर ऑटो आगे बढ़ जाता है। घर के माहौल में एक अजीब सी सरगर्मी है, कारण मैं समझ नहीं पा रही। बातें धीरे धीरे खुलती हैं। मेरा विवाह तय हो चुका है, ठीक 4 दिन बाद। मैं प्रतिरोध करती हूँ, मुझसे पूछे बिना यह सब क्यों हुआ? यह जानते हुए भी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, उसके साथ रहती हूँ। हर पसंद की चीज़ को पा ही लिया जाए यह जरूरी नहीं। परिवार की इच्छा भी एक अहमियत रखती है। हमारे लिए तुम्हारा कोई फर्ज है कि नहीं? यह माँ थी। इमोशनली ब्लैकमेल करने का दीदी का यह अपना तरीका था। सिर्फ 2 दिनों की पहचान में वह इतना अपना हो उठा, और हम घर वाले गैर। अरे, हम भी तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं, नन्ही सी भतीजी मनीषा कहती है। मेरा भाई अगर किसी लूले लंगड़े से भी मेरी शादी तय कर दे तो मैं ना नहीं करूँगी। मैं हतप्रभ हूँ। इस बच्चे में कौन बोल रहा है? तर्क वितर्क अब भोथरे हो चले हैं। मैं चुपचाप निढाल बिछावन पर पड़ी हूँ। आसपास के लोग बधाइयाँ देने लगे हैं। ऐसे में बाहर निकलना भी मुश्किल है। तो क्या मैं नियति के आगे हारने लगी हूँ? मैं चाहती हूँ याद करूँ कि रवि मुझ पर अपनी इच्छाएं लादता है, मुझसे लड़ता है, मुझ पर गुस्साता है। चाहती हूँ सोचूं कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। मैं भी तो उसकी कैद से मुक्ति ही चाह रही थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं याद आता, ऐसा कुछ भी नहीं सोच पाती।
रवि का उदास चेहरा बार बार मेरी आंखों के आगे आता है। कोई ज़रूरत हो, मुश्किल हो तो तुरंत फ़ोन करना। मैं एक बार अटैची खोल कर देखती हूँ, मेरे वही कपड़े अब मुझे बांध नहीं रहे। मैं सबको छोड़कर उसका खरीदा एक सूट पहन लेती हूँ, जिसे मैं झोला कहकर उसे अक्सर चिढ़ाती थी। पर्स लेकर बाहर निकलती हूँ। कहाँ जा रही हो? सुधा के घर। किसी को साथ लेकर जाओ। किसी को साथ लेना जरूरी है क्या? यह शहर मेरे लिए अजनबी नहीं है कि खो जाऊं। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए मैं बाहर निकल जाती हूँ। बाहर आकर मैं रवि को फ़ोन करती हूँ। मैं कल सुबह आ रही हूँ, कालिंदी एक्सप्रेस से। अचानक? इतनी जल्दी? सब ठीक तो है ना? और कुछ नहीं पूछो, सब बातें आने पर। गाड़ी का वक्त हो रहा है। पहली बार ट्रेवल एजेंट से 150 रुपये ज़्यादा देकर दूसरे के नाम की टिकट खरीदती हूँ। अब मैं रास्ते भर के लिए कल्पना से कनक हो गई हूँ। कनक शर्मा, उम्र 32 वर्ष, मुझसे 5 ज़्यादा। वैसे तो कोई सही उम्र भी बता दे तो बुरा लगता है, लेकिन अभी सब चलेगा। रास्ते भर मैं चुप और सहमी हूँ। माँ का चेहरा, परिवार के लोगों की स्थिति की कल्पना, सब मुझे डराते हैं। न जाने रात भर वे मुझे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। कोलकाता पहुँचते ही मैं उन्हें फ़ोन करूँगी। बिना किसी की परवाह के स्टेशन पर मैं उससे लिपट जाती हूँ। मैं निःशब्द हूँ, आंखें भरी भरी। उसका स्वर भी गीला है। तुम चली तो आई, यही बहुत है। मैं नहाकर पहनने के लिए अपना कोई पुराना सूट खोज रही हूँ। वह अचानक मेरे आगे कई नए कपड़े रख देता है। जो पसंद आए पहन लो। मैं हैरत में हूँ। इतने सुंदर और स्टाइलिश कपड़े, ये तो बहुत महंगे होंगे। मैं शायद अपनी बचत से कभी नहीं खरीद पाती। कहाँ से आए इतने पैसे? किसी से उधार लिया क्या? नहीं तो। तुम्हारे जाने के अगले दिन पिछली कंपनी से मेरे पीएफ के रुपए आए थे। मैंने सोचा तुम्हारे लिए अपनी पसंद के कुछ कपड़े ले लूं। कहीं ये भी खर्च हो गए तो? हम दोनों निःशब्द एक दूसरे से लिपट जाते हैं, मानो खुशी के सागर में तैर रहे हों। तो दोस्तों, कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।